जय हिंद। हम लोग जो है बात कर रहे थे पेपर 7 के बारे में। जो हम लोग बात कर रहे थे पेपर 7, हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, हिस्ट्री ऑफ यूएसए के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे, उसमें हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। अमेरिका स्वतंत्र कैसे हो गया वो कर लिए हैं, और एक हम लोग क्या किए थे, जेफरसन किए हुए थे। और हम लोग को 2 क्वेश्चन करना है। और आप लोग को भली बात ही पता होगा, 19 तारीख से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट है। हिस्ट्री का शायद 20 तारीख से है, तो देख लीजिएगा कब से। ठीक है, तो उसी से हम लोग पार्ट 3 का हम लोग क्या कर रहे थे, सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे, सेशन 2019-22। 2019-22। तो आज का हम लोग का डिस्कशन रहने वाला वुडरो विल्सन के बारे में। जो वो पेरिस संधि जब हुआ था, पेरिस संधि में वुडरो विल्सन की क्या भूमिका रहता है, 1919 वाला। ठीक है, तो इसमें वुडरो विल्सन की क्या भूमिका रहता है, आज को हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। और लगभग लगभग आप लोग का 40-50 मिनट का लगभग आप लोग साथ में रहिएगा, वीडियो में बिना स्किप के देखते रहना है, तब ये समझ में आएगा। वुडरो विल्सन को ऐसे हवाबाजी करके नहीं समझा जा सकता। इंट्रो में तो बस इतना ही बोल सकते हैं, ये वो बंदा है जिसके बारे में बोला जाता है कि कोई भी व्यक्ति यदि इसको काम करते हुए देख ले, तो उसका साथ में या उसके पीठ के पीछे भी उसके विरुद्ध कुछ नहीं बोलता है। ऐसा वो बंदा है वुडरो विल्सन। क्या मतलब है कि यदि उसको कोई काम करते हुए देख ले, वो इतना लगन से, इतना मेहनत से, इतना मतलब कि पंचुअलिटी के साथ काम करता है कि कोई भी उसको पीठ पीछे उसको उसका बुराई ना कर सके। ऐसा व्यक्तित्व रखने वाला के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस तरह का व्यक्तित्व किसी महान व्यक्ति का ही हो सकता है, आप समझ ही सकते हैं। जो अपने काम के लिए पंचुअल है पूरा एकदम, और जो सबके लेके चलने का बात करता है, उसी के बारे में ऐसा कहा जा सकता है। आज हम लोग बहुत कुछ नया नया जानेंगे। वुडरो विल्सन, आप बस बिना स्किप का 40 मिनट तक, 50 मिनट जितना देर का ये वीडियो रहे, क्योंकि आपको फिर कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग के लिए देखिए, दिखाते हैं कि 13 पेज का ये आंसर है। ये बोर्ड में हम इठो कराते हैं, आपको पता होगा, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं बोर्ड में हम बताते हैं। लेकिन ये वाला आंसर इतना ही बड़ा, ये वाला पूरा का पूरा नोट्स का क्रेडिट मेरे सर को जाता है। प्रोफेसर, मेरे सर को जाता है पूरा क्रेडिट। ठीक है, उनसे कंसल्ट किए तो ये वाला उनसे पता चला। तो आज हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, पूरा एकदम लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, देखते हैं। और आपको वुडरो विल्सन आराम से समझ में आ जाएगा, पेरिस शांति सम्मेलन क्या था, वुडरो विल्सन की क्या भूमिका थी। ठीक है, तो चलिए, वुडरो विल्सन जो है, ये अमेरिका का राष्ट्रपति। आपको पता होगा जेफरसन तक हम पढ़ाए हुए थे। जेफरसन कितना का राष्ट्रपति था? जेफरसन तीसरा राष्ट्रपति था। वाशिंगटन एडम्स उसका जेफरसन, उसके बाद आया, उसके बाद मुनरो भी हम बोले थे कि पढ़ाएंगे, लेकिन मुनरो को भी थोड़ा वेट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। 4 क्वेश्चन टोटल पढ़ाएंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन में 2 गो हो चुका है और 2 गो करने वाले। एक वुडरो विल्सन ये आज करेंगे, और कल को अमेरिका चीन जापान कराएंगे। ठीक है, तो अमेरिका और अथी स्पेन का वार, वो वाला। तो कम से कम टाइम में आप लोग का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, उस तरह करेंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम अब आप लोग के पास है नहीं। 19 तारीख से एग्जाम। हाँ, तो इतना बात हो गया। तो वुडरो विल्सन ना, सबसे पहले तो वुडरो विल्सन के बारे में हम लोग को भूमिका लिखना होगा। आप चूंकि पार्ट 3 का एग्जाम देने वाले हैं, या फिर जो भी चीज का एग्जाम आप देने वाले हैं, तो स्टार्टिंग में तो भूमिका लिखाएगा। भूमिका में ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको वुडरो विल्सन के बारे में लिखना ही पड़ेगा। पिछला बारे में जेफरसन के बारे में बताए थे, जेफरसन में ज्यादा बोले थे नहीं लिखने के लिए, लेकिन वुडरो विल्सन में थोड़ा मोड़ा लिखाएगा। ठीक है, तो वुडरो विल्सन का जन्म वन में देख लेते हैं कि कब हुआ। इसके बारे में जानना बहुत रोचक है। वुडरो विल्सन के बारे में आप लोग अच्छा से लेक्चर को आप लोग सुनिएगा, सब कुछ बहुत मजा आएगा। तो इसका जन्म 1856 में वर्जीनिया में हुआ है। वर्जीनिया, आपको जब हम स्टार्टिंग में अमेरिका का इतिहास बता रहे थे, जब हम लोग के पास समय था, तब तो बहुत मजा से पढ़ रहे थे हम लोग, बहुत डिटेल में घुस घुस के पढ़ रहे थे। लेकिन अब मतलब कि 19 एग्जाम जल्दी है, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी आप पढ़ना होगा। ठीक है, तो वर्जीनिया हम आपको बताए थे कि 13 उपनिवेश यहाँ पे 13 गो रहा है, और उसमें से वर्जीनिया एक रहा। वर्जीनिया का कहानी भी बताए हुए थे जब अमेरिका के इतिहास को स्टार्ट किए थे। ठीक है, बचपन में वह डिसलेसिया का शिकार था। डिसलेसिया कौन बीमारी होता है? आप लोग तारे जमी पर देखे होंगे। तारे जमी पर वो जो बच्चा है, क्या नाम रहता है वो बच्चा का? ईशान अवस्थी। ईशान अवस्थी। तो ईशान को जो बीमारी रहता है उसको डिसलेसिया ही रहता है।
ठीक है। तो वुडरो विल्सन को भी बचपन में ये बीमारी था। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह का बीमारी से कहाँ तक का सफर वुडरो विल्सन के द्वारा तय किया गया। एक इस तरह का बच्चा जो कि कुछ नहीं जानता है, समझता है, बूझता है, फलना-चिलना, और वो एक अमेरिका का महान राष्ट्रपति बन के पूरा विश्व के सामने खड़ा हो जाता है। और जिसके कारण हम लोग पढ़ भी रहे हैं, डिस्लेक्सिया से शिकार होके। इससे पता चलता है कि टर्निंग पॉइंट कभी जीवन में आ सकता है। ठीक है। तो इनके पिता कंटिनेंटल आर्मी का हिस्सा था, अतः प्रारंभिक काल में इन्होंने, अच्छा, इसको रीडिंग लगाने से अच्छा है क्या कि हम आपको बिना रीडिंग लगाए आपको समझा देते हैं। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। ये रीडिंग लगा के समझाने जाएंगे ना तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा और आप लोग को भी ज्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं। जहाँ रीडिंग लगाने की जरूरत होगा वहां लगा देंगे। ठीक है। देखिए क्या है कि वुडरो विल्सन जो है, वुडरो विल्सन सबसे पहले तो इसका जन्म हम लोग देख लिया 1856 में हो गया वर्जीनिया में। ठीक है। और इसके पिता जो है कंटिनेंटल आर्मी का हिस्सा है। कंटिनेंटल आर्मी का मतलब क्या है कि वो 13 गो जो उपनिवेश, मतलब 13 गो मिलकर यूएसए जो बना था, उसी का सेना को कंटिनेंटल आर्मी कहा जाता है। ठीक है। तो उसी में वो था। तो आपको पता होगा कि कंटिनेंटल आर्मी आर्मी में जो रहता है, कभी ट्रांसफर यहाँ होता है, कभी वहां होता है, कभी वहां होता है, तो बहुत जगह ट्रांसफर होते रहता है। तो साथ में वुडरो विल्सन को भी लेके ये लोग, इसके पिता चलते थे, क्योंकि वुडरो विल्सन एक तो डिस्लेक्सिया का शिकार था और ऊपर से उसको कहाँ अकेले बच्चा को छोड़ेगा, इसीलिए उसको लेके घूमते फिरते थे जहां भी जाते थे। तो इसी दौरान उसने बहुत सारा चीज देखा, अमेरिका में फील किया, महसूस किया, समाज कैसा है, क्या है, नहीं है। आपको पता होगा अमेरिका का इतिहास जब स्टार्टिंग से हम बता रहे हैं, तो अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी जगह से लोग जाके स्टार्टिंग में बसना स्टार्ट कर दिए, सब जगह से। अभी भी आप लोग देखिए कि जॉब वॉब का तलाश में फलना चिलना सबको अमेरिका ही भागता है। अब इंडिया से भी तुलना कर लीजिए, इंडिया में भी कोई बोलता कहाँ विदेश का मतलब अमेरिका समझता है सब कोई, विदेश का मतलब है अमेरिका समझता है। तो आप समझ सकते हैं वो वाला मेंटेलिटी अभी भी है कि अमेरिका में मतलब कि बहुत ज्यादा आदमी लोग रहा, जाना समझा, क्योंकि वहाँ अवसर का फायदा मतलब कि सबको लेना चाहता था, क्योंकि वो नई दुनिया थी। ठीक है। ये सब चीज तो हम लोग बहुत पहले बात कर चुके हैं। आई होप कि आप लोग को जो पता होगा, जो भी जुड़े हुए हैं इस चैनल के साथ। ठीक है। तो उसने गृह युद्ध के समय, जब गृह युद्ध जब हुआ था, गृह युद्ध जब, अमेरिका का गृह युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। ये वाला एग्जाम आप लोग का खत्म होने दीजिए, गृह युद्ध के ऊपर डिस्कस से हम लोग बात करेंगे डिटेल से। अमेरिका से रिलेटेड बहुत कुछ बात करना है जो कि आपको मैन आगे काम आएगा। ये सब वुडरो विल्सन सब पूरा इतना लंबा काम नहीं आएगा, लेकिन कहीं कहीं काम आएगा। लेकिन ये गृह युद्ध हो गया, प्रथम विश्व युद्ध हो गया, वो सब हमेशा काम आएगा पूरा विश्व के लिए। ठीक है। तो ये राजनीतिक विज्ञान दर्शन में ये जो है शिक्षा प्राप्त किया और आगे चल के प्रोफेसर ये बने, पॉलिटिकल साइंस के ये प्रोफेसर बने। हिस्ट्री में भी बहुत रुचि था इनका। तो ये सब सब्जेक्ट में जिसका रुचि रहता है, तो वो सब जो है ना समाज से जुड़ा हुआ इंसान वो सब रहता है, क्योंकि हर हर पीढ़ी में उन्होंने परिवर्तन को देखा, उन्होंने परिवर्तन का आकलन किया। तो वो लोग समाज से वो जुड़े हुए व्यक्ति वो लोग रहते हैं जो पॉलिटिकल साइंस को जाने, अच्छा से समझे, क्योंकि ऐसा ऐसा दार्शनिक, ऐसा ऐसा बात समाज के बारे में बोला है जो कि एक एक बात से आदमी का मनस्थिति चेंज हो जाएगा। अरे यार, हाँ 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 हाँ। तो क्या हुआ था, बीच में कोई आ गया तो वीडियो को पॉज करना पड़ा। ठीक है। तो पीछे का कहानी थोड़ा बड़ा भूल गए। तो वुडरो विल्सन का जन्म हो चुका है। वुडरो विल्सन अपने पिता के साथ इधर उधर घूम रहे हैं और वुडरो विल्सन शांति का प्रतीक बन के उभरे हैं। ठीक है। उन्होंने व्यापक नरसंहार, हाँ, यहाँ तक किए हुए थे कि गृह युद्ध के समय जो है व्यापक नरसंहार उन्होंने देखा इधर उधर जो है। गृह युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। गृह युद्ध को हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। परिस्थिति सब कुछ समझना होगा कि क्या कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो प्रारंभिक जीवन में इन्होंने इतिहास एवं राजनीतिक विज्ञान का प्रोफेसर के पद को सुशोभित किया, जैसा कि हम बताए ही आपको। तो 1885 में इसका विवाह हो जाता है, प्रेस ब्रिटेनियन की वो पुत्री रहती है। ये सब उतना कुछ इम्पोर्टेंट बात नहीं है। अपने जीवन काल में इन्होंने गरीबों के सेवा, सामाजिक कार्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अतुल्य योगदान दिया। मतलब कि स्टार्टिंग फेज में जब वुडरो विल्सन का स्टार्टिंग फेज चल रहा था, किसी को पता नहीं था कि ये बंदा ऐसा आगे चलकर एक अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाएगा। स्टार्टिंग में तो वो प्रोफेसर था, एक प्रोफेसर था, बच्चा उच्चा को पढ़ाता था सबसे। और उससे भी स्टार्टिंग का बात करें तो डिस्लेक्सिया का शिकार था वो। तो डिस्लेक्सिया का शिकार हुआ, उसके बाद थोड़ा हुआ, सही हुआ, उसके बाद प्रोफेसर बन गए वो।
प्रोफेसर बनने के बाद सब आदमी लोग को, जो वहाँ जो आदमी लोग था, सबको पढ़ाया। आप लोग में भी कोई ऐसा प्रोफेसर होगा जो आप लोग को ऐसा पढ़ाता होगा, मन करता होगा कि अरे क्या पढ़ा रहे हैं, जैसे कि ये जिसका कि आंसर है, ठीक है, वो मेरे लिए वैसा ही है। मन करता, मतलब मन क्या करता है, ऐसे प्रोफेसर है जिनको की सलाह दिया जा सकता है कि वो और आगे बढ़े। उसी तरह वुडरो विल्सन को सलाह दिया गया, वहां का व्यक्ति लोग, वर्जीनिया का, कि आप जो है प्रोफेसर के पद से आप क्या कीजिएगा, प्रोफेसर के पद से खाली एक एक जो है विश्वविद्यालय को आप सिर्फ संभाल सकते हैं, बस कुछ स्टूडेंट को सिर्फ संभाल सकते हैं। आप आगे बढ़िए, आप राष्ट्रपति का कार्यभार संभालिए, और राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल के जो है ज्यादा से ज्यादा को लाभ पहुंचाइए। तो वुडरो विल्सन को लगा कि यार ये अच्छा बात है। वुडरो विल्सन समाज में सुधार भी चाहते थे, बहुत तगड़ा सुधार चाहते थे, जबकि वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन या फिर अब्राहम लिंकन के बाद बोला जाता है वुडरो विल्सन अमेरिका के सबसे जबरदस्त राष्ट्रपति रहे। जबरदस्त किस मामले में? अमेरिकी वासी का उद्धार करने के मामले में, ठीक है, वुडरो विल्सन के बारे में कहा जाता है। तो वुडरो विल्सन का राजनीतिक जीवन देख लेते हैं। आप लोग को इसी तरह पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, ठीक है, पूरा पूरा ना लिखिए, लेकिन जो जो बोल रहे हैं थोड़ा मोड़ा तो याद रहेगा ना, तो उतना ही लिखना है। और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो वाला जो हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे, वो इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर, जो कि पेरिस शांति सम्मेलन है। तो 1910 में वुडरो विल्सन जो है, डब्ल्यू का मतलब वुडरो विल्सन, न्यू जर्सी के गवर्नर पद के लिए चुनाव जीत जाते हैं। न्यू जर्सी से वो गवर्नर, वर्जीनिया में वो पैदा हो रहा है, और न्यू जर्सी में वो गवर्नर जनरल बनेंगे। गवर्नर जनरल नहीं, मतलब गवर्नर बनेंगे न्यू जर्सी का, ठीक है। ये बस याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट बात है, बस यही सब याद रखना। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बनाओ। डेमोक्रेटिक, आपको पता होगा जब हम जेफरसन बता रहे थे तो आपको एक पार्टी का नाम बताए थे, उसका नाम था डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी, जो हम बताए थे कि आगे चलकर टूट जाएगा। तो ये टूट चुका है। डेमोक्रेटिक पार्टी अब अलग हो गया, रिपब्लिकन पार्टी अलग हो गया, सब पार्टी सब अलग हो गया, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी से वुडरो विल्सन जो वो राष्ट्रपति बन जाते हैं। मात्र 42% ही वोट ये उनको मिलता है, और फिर भी ये राष्ट्रपति बन जाते हैं। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि अरे वुडरो विल्सन राष्ट्रपति बन जाएंगे, क्योंकि इसका बैकग्राउंड करियर ऐसा है, कुछ था ही नहीं। किसी को यह विश्वास नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि वुडरो विल्सन को यह विश्वास नहीं होता कि राष्ट्रपति बन गए हम। उनके पापा तो एक कंटिनेंटल आर्मी में थे, तो पॉलिटिकल में ऐसा कुछ रुझान था नहीं। बस उनको पॉलिटिकल पढ़ना अच्छा लगता था, और ऐसा पढ़ा कि विद्वान बन गए पूरा का पूरा, ठीक है। और हम लोग आगे देखते हैं, आगे है कि वुडरो विल्सन के कार्य, क्या क्या वुडरो विल्सन ने कार्य किए। वुडरो विल्सन 2 बार मंत्री काल में आए वो, ठीक है, 2 बार। तो पहला मंत्री काल में देखिए उन्होंने आयात को 40 से 25% कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। आयात कर को 40% से 25% कर दिया। जैसे कि आप एक, क्या है ना कि बहुत ज्यादा ठंडा है और हमको ऊपर में खुला में वीडियो बनाना पड़ रहा है, नीचे में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तो इसीलिए अच्छा से आवाज भी नहीं निकल रहा है मेरा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है वो सब, ठीक है। अभी तक बिना यदि स्किप किया अभी वीडियो तक, यहाँ तक यदि आप पहुंच गए, तो आप लोग फीडबैक देके जाइएगा कि कैसा वीडियो रहा नहीं रहा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग बताने का ट्राई किए हैं, बोर्ड में नहीं बताया है, आप लोग को यहाँ पे बता रहे हैं। इसीलिए आप लोग फीडबैक एक बार लाइक डिसलाइक करके जरूर बता दीजिएगा, कैसा है नहीं है, उस हिसाब से काम किया जाएगा। तो वुडरो विल्सन क्या किया, 40 से 25% कर को घटा दिया। ये क्या कर था, जैसे कि आयात, मतलब कि मान लीजिए आप इंडिया में है, ठीक है, इंडिया में कोई मान लीजिए कि साबुन एक बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है अमेरिका में, ठीक है, और वो इंडिया में घुसने से पहले इस पे 15 रुपया का टैक्स हो जा रहा, और ये साबुन 15 रुपया में बना ही है। तो इंडिया में घुसे तो कितना रुपया हो जाएगा, 30 रुपया हो जाएगा। और जो दुकानदार साहब है वो अपना मार्जिन लेगा वो अलग, मतलब कि टोटल टोटल आपके पास 35 रुपया में पहुंचेगा। थोड़ा इधर समझते हैं, ठीक है, 35 रुपया में आपके पास टोटल पहुंच गया। और मान लीजिए वही चाइना है, इंडिया का ये स्थिति है, मान लीजिए ये चाइना है, इसको अमेरिका से मंगाना है। चाइना बोला क्या कि हमको टैक्स नहीं चाहिए, हमको टैक्स नहीं चाहिए, ये 15 रुपया में बेच रहा था, यहाँ घुसाएगा ही, तो कितना रुपया में ये अपना मान लीजिए तीनों चारों रुपया ही बचाता है, तो हार्डली 20 रुपया में आपके पास मिल जाएगा। तो 35 रुपया में अमेरिका में मिलेगा, मतलब इंडिया में मिलेगा, चाइना में 20 रुपया में वो चीज को मिल जाएगा। और वो आपको पता होगा कि जनता लोग जो है कम दाम वाला चीज पसंद करता, तो यही ना पसंद करेगा। इसीलिए वुडरो विल्सन क्या करते हैं, वुडरो विल्सन ये वाला जो टैक्स था 40%, 40% देख के कोई भी बाहरी जनता जो है ना नहीं आता था कि जाके इन्वेस्ट करना होगा, 40% कर देना होगा। इसीलिए उसने 25% कर दिया, और ये सबको अवसर प्रदान कर दिया, सब आएगा बेचेगा यहाँ पे, तो जनता को बहुत फायदा होगा ये चीज से, ठीक है। समझ में आ गया कि किस तरह फायदा होगा जनता को।
ये वाला काम को याद रखना है, ठीक है, इसको अपना आंसर में देना है। उसके बाद बैंकिंग प्रणाली में सुधार किया गया। बैंकिंग प्रणाली में एक हेड को बनाया गया, एक बैंकिंग हेड को बनाया गया जिसके अंडर में बाकी सब बैंक काम करेंगे। जैसे कि इंडिया में आप आरबीआई को देख सकते हैं, आरबीआई को देख सकते हैं। एक कमेंट कीजिए कि आरबीआई कितना एक्ट के तहत बना है, ठीक है, इंडिया में आरबीआई कब बना है। तो इन्होंने एंटी कम्पिटिटिव बिजनेस के अगेंस्ट एक एक्ट 1914 में लाया। अब ये एक्ट क्या था, आप लोग इसको ना नीचे नीचे करके लिखिएगा, एक एक लाइन में एक एक चीज लिखिएगा, ठीक है, तब सही रहेगा। तो ये एंटी कम्पिटिटिव बिल लाया। एंटी कम्पिटिटिव बिल अब क्या था, एंटी कम्पिटिटिव बिल एंटी कम्पिटिटिव बिल था कि मतलब कि जैसे कि एक बंदा है, मान लीजिए कि ए है और बी है, ठीक है, तो ए जो है पूरा ईमानदारी से टैक्स वैक्स पे करके सब कुछ कर करके ये बेच रहा है, और ये सब टैक्स चोरी कर रहा है, और मतलब कि अपना फायदा बेईमानी से पैसा कमा रहा है, ठीक है। तो आप जरा सोच के बताइए कि ये दोनों में कौन ज्यादा पैसा कमाएगा। तो जाहिर सी बात है जो बेईमानी करके कमाया है वही वही अमीर होगा, ज्यादा पैसा यही कमाएगा, और ये जो ईमानदारी से पैसा कमा रहा है इसके पास ज्यादा पैसा नहीं होगा। ये हम इंडिया में भी हम लोग देख सकते हैं। तो यही था, इन लोग के खिलाफ में एक अगेंस्ट में एक एक्ट पारित किया जिसमें कि इन लोग का पर को कतर दिया गया, ठीक है। ये 2 पेज हो गया। 2 पेज में अभी तक हम लोग क्या 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 पढ़े, वुडरो विल्सन का हम लोग जीवनी पढ़ लिए, कहाँ जन्मे थे, कहाँ का वो गवर्नर बन गए, कौन सा पार्टी से जीते, कब जीते, कितना प्रतिशत वोट मिला, और क्या पढ़ लिए, वुडरो विल्सन का हम लोग कार्य देख लिए, क्या क्या कार्य है, ठीक है, इतना कुछ पढ़ लिए। आप लोग देखिए कुछ भी आंसर पढ़ते हैं ना, बीच बीच में सब कुछ रिकैप मारा कीजिए कि क्या कितना पढ़े नहीं पढ़े, वो सब फट से एक बार रिकैप मार लेना, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, कान में ईयरफोन आप लोग लगा के, हम उम्मीद करते हैं आप सुनते ही होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसका देखिए बच्चा लोग के लिए भी काम किया, ठीक है, ये वाला तो बताने ही भूल गए। बच्चा लोग के लिए भी काम किया गया इनके द्वारा, मतलब कि जो बाल श्रम है, बाल श्रम को भी निषेध किया गया, बाल श्रम भी नहीं होगा अब, और 8 घंटा से ज्यादा काम नहीं करवाया जाएगा, ये भी निर्णय लिया गया। चलिए कमेंट कर आप लोग कीजिए कि बाल श्रम निषेध जो है 23-24 जो बच्चा के बारे में बोला जाता है, तो ये कौन सा पार्ट का हिस्सा है, ठीक है। मतलब बेसिकली मेरा मतलब ये कि फंडामेंटल राइट कौन सा पार्ट का हिस्सा है, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। हिस्ट्री आप लोग पढ़ते हैं तो हिस्ट्री को पॉलिटिकल साइंस से हमेशा कनेक्ट करके पढ़ना है। उसका देखिए प्रथम विश्व युद्ध एवं विल्सन की नीति। अब यहाँ से हम लोग का मेन आंसर स्टार्ट होगा, मेन आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। उतना देर तो वुडरो विल्सन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उनका व्यक्तित्व क्या था। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वुडरो विल्सन का व्यक्तित्व क्या था, कि किस तरह के महान व्यक्ति। अभी महानता तो अभी सिद्ध भी नहीं हुआ है, महानता अभी आगे हम लोग चलेंगे, जब सब तरफ जब मार काट पूरा नरसंहार चल रहा है, तब ये बंदा जो है पूरा देश को, पूरा विश्व को शांति पढ़ाने के लिए सिखा रहा है, सबको शांति का अग्रदूत के रूप में वुडरो विल्सन को दुनिया में जाना जाता है, शांति का अग्रदूत। आप देख रहे होंगे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट होता है, सब एक दूसरे से मार काट पूरा एकदम करता है, और वुडरो विल्सन बोलते हैं क्या कि नहीं ऐसा मत करो, सब शांत हो जाओ, और हम लोग शांति से सब कुछ सुलझा लेंगे, शांति से सब कुछ सुलझा लेंगे, ठीक है। तो वही हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से इस शांति का, जब सब तरफ सबका मूड जब खराब है, सब एक दूसरे को हथियाने के लिए, साम्राज्य विस्तार करने का जब सबका मनसा है, तो उस सिचुएशन में वुडरो विल्सन इस तरह का मनसा लेके आए और दुनिया को एक शांति का पाठ पढ़ाकर चले गए। तो हम लोग वही देखते हैं, ठीक है। अब उसके लिए एक चीज जानना होगा, 1914 से 18 का काल चल रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का काल चल रहा है, और तभी ये राष्ट्रपति के पद पे सुशोभित हुए, सेकेंड बार, ठीक है। तो दुनिया अशांति के मूड में है, दुनिया में विश्व युद्ध छिड़ा पड़ा है, लेकिन ये बंदा शांति का सबको संदेश दे रहा है। देखते हैं क्या दे रहा है। अगस्त 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसमें अमेरिका में तटस्थता की नीति अपनाई। स्टार्टिंग में अमेरिका जो है तटस्थता की नीति अपनाया। अमेरिका बोला कि हमको युद्ध नहीं करना है, हमको शांति चाहिए, हमको पूर्ण शांति चाहिए, हमको युद्ध करना ही नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति का कितना देर तक रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता। कितनों देर तक, मतलब कितनों शांति प्रिय व्यक्ति रहे, एक उसको गुस्सा आ ही जाता है, ठीक है। तो उसी तरह वुडरो विल्सन के साथ भी यही हुआ। गुस्सा क्यों आता है, ये आपको खोजना है, ठीक है। एक बार कमेंट में, मतलब एक बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को एक बार संक्षेप में पढ़ जाना है, ठीक है, संक्षेप में। और अमेरिका उसमें क्यों एंटर किया,
उसमें आपको वो क्वेश्चन मिलेगा और एक क्वेश्चन मिलेगा जापान क्यों एंटर किया। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग का पार्ट 3 का भी हिस्सा है, तो इसलिए प्रथम विश्व युद्ध को थोड़ा मोड़ा आप लोग पढ़ जाइएगा। वुडरो विल्सन तब जो है ना और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो विल्सन ने देशवासियों को धैर्य रखने को कहा। जब ऐसा स्थिति आया, जब हमें पूरा विश्व जो है युद्ध कर रहा है और अमेरिका में जब चिंता का माहौल हो गया, तो फिर भी वुडरो विल्सन जो है राष्ट्रपति, फिर भी पूरा अपना देशवासी को बोलता है धैर्य रखो, हम कुछ ना कुछ उपाय करते हैं इस चीज का। ठीक है, एक तरफ विल्सन की सोच थी युद्ध करके गौरव प्राप्त नहीं करना, जबकि दूसरी तरफ जर्मनी अपने सबमरीन कर लगाना कहा चाह रहा था। अच्छा, इसको यहाँ पर नहीं समझ में आएगा, इसको बोल के हम समझाते हैं। ठीक है, तो वुडरो विल्सन जो है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो अमेरिका भी परेशान था उस चीज से, क्योंकि अटलांटिक महासागर आपको पता होगा कि इधर और इधर के बीच बीच में महासागर है। ठीक है, तो उसको उसके ऊपट्टी सब काम वाम हो रहा था, क्योंकि इस पट्टी तो अमेरिका था, जो भी हो रहा था इधर हो रहा था, यूरोप में हो रहा था, और उधर एशिया साइड में हो रहा था, उधर अमेरिका में कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन महासागर से मतलब जहाज जहाज से तो आना जाना होगा ना, तो उसमें अमेरिकी वासी लोग को परेशान किया जा रहा था, बार बार परेशान किया जा रहा था। जर्मनी तो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। तो एक तो अमेरिका चाहता है क्या कि हम शांति प्रिय रहे, हम तटस्थता की भूमिका निभाएं। वुडरो विल्सन खुद चाहते हैं क्या कि कोई मारकाट ना करे, कुछ ना करे। ऊपर से यदि कोई अपना आदमी को परेशान करेगा, वो तो फिर भैया, तो फिर उसको मूड खराब होबे करेगा, कितना वो भी सहेगा, नहीं सहेगा वो भी ना। तो वैसा ही हुआ। उसके बाद उसने कहा कि जर्मनी तुम सुधर जाओ, तुम जो है बहुत दिक्कत कर रहा है, तुम्हारा सबमरीन सब जो है, तुम्हारा जो युद्धपोत जिसको की कहा जाता है, युद्धपोत बहुत दिक्कत कर रहा है, तुम वहां से हटा लो, या फिर इसको तुम देख लो कि जर्मनी तुमको क्या करना है। ठीक है, लास्ट में हम लोग एक बार समरे करेंगे इसका, आप लोग एकदम शुरू से लास्ट तक बने रहिए। बहुत फास्ट हम बोल रहे हैं, इसीलिए आप लोग एक बार वीडियो को सुनना है, सिर्फ सिर्फ एक बार वीडियो को सुनना, और आपको पीडीएफ हम दे देंगे। पीडीएफ में क्या करना है, पीडीएफ आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोग अपने मन से लिखिएगा। पीडीएफ हम बस ऐसे दे रहे हैं, इसको पूरा का पूरा नहीं लिख लेना है, जो हम बोल रहे हैं उसको समझना है और उसको लिखना है। अभी तक हम लोग क्या क्या, अच्छा रिकैप करेंगे थोड़ा देर बाद। विल्सन का दूसरा मंत्रीकाल आप देखते हैं। ठीक है, पुनः वैमनस्यता बढ़ गई। इंग्लैंड के साथ जो अच्छा संबंध चल रहा था, पहले से थोड़ा सा इंग्लैंड के साथ सही संबंध चल रहा था, लेकिन इंग्लैंड के साथ वैमनस्यता का मतलब ये होता है कि राइवलरी स्टार्ट, मतलब कि राइवलरी टाइप का। ठीक है, ये राइवलरी मतलब जानने से पहले जो है ना, आप लोग वर्ल्ड वार को थोड़ा सा देख लीजिएगा। वुडरो विल्सन पढ़ने से पहले वर्ल्ड वार प्लीज थोड़ा सा देख लीजिएगा, तब थोड़ा सा ज्यादा बेटर वे में आपको समझ में आएगा। अच्छा, इतना दूर तो पढ़ा ही दिया, कोई बात नहीं, नहीं भी देखिएगा तो इसके पढ़ने के बाद लेकिन देख लीजिएगा। विल्सन का दूसरा मंत्रीकाल आप देखते हैं। विल्सन के किए सुधार, शांति का संदेश एवं युद्ध काल धैर्य रखने का विशेषता की, उन्होंने दोबारा अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का अवसर प्राप्त हुआ। अवसर प्राप्त हो गई। हम पहला मंत्रीकाल में नहीं, वो सुधार कर रहा था, 40 से 25% कर दिया, बैंकिंग सुधार में सुधार किया गया, तो बहुत सारा सुधार वहां किया गया। ऊपर से शांति की बात करते हैं, शांति हमेशा समाज के लिए अच्छा ही रहता, तो ये सब का बात करिए किए वो, इसीलिए वो फिर से राष्ट्रपति के पद पे चुनाव हो गया उनका। युद्ध दौरान विल्सन की घोषणा, जो कि इंपॉर्टेंट है हम लोग का, आप लोग का जो है अथे पार्ट 3 का एग्जाम का जो ये बैच चल रहा है, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ से, मतलब इंपॉर्टेंट तो है शुरू से ही। अगर उधर नहीं पता है तो इधर भी आप लोग को लिखने में दिक्कत हो जाएगा। देखिए, इन्होंने अपने घोषणा में युद्धरत देशों को आह्वान किया कि युद्ध के लगे देश शांति का रास्ता खोजे और अमेरिका के मेडिटेशन को स्वीकार करे। तो उनका मानना था कि वुडरो विल्सन का मानना था सभी कोई जो है शांति को चुन ले। आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखिएगा कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, प्रसा, सब कोई किस कदर कहर मचा रहा है सब कोई। प्रथम विश्व युद्ध का एक बार पृष्ठभूमि देखिएगा, पृष्ठभूमि के बाद का मतलब कि होते होते सबको कहर मचा रहा, सब चाहता है कि हम विजेता बन के उभरे, हम विजेता बन के उभरे। और जर्मनी और फ्रांस तो कुछ ज्यादा ही कट्टर हो गया था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ लेना है, बाद बाद हम बता रहे हैं आपको। तो अमेरिका चाहता था ये सब काम, ये सब सबको त्याग दे और सबको शांति का रास्ता अपना ले। 1917 को उसने घोषणा किया था कि पीस विदाउट विक्ट्री, शांति करना है बिना जीत के शांति करना है। तो बताइए, कोई भी बिना जीत का शांति कभी भी पॉसिबल हो सकता है क्या? अब दो गो कर रहा है तो कुछ ना, या तो दोनों बहुत ज्यादा बुद्धिमान है तब ये बिना युद्ध में जीते शांति हो सकता है, यदि दोनों दोनों बुद्धिमान है। यदि एक का ईगो बड़ा है तो भी तब शांति नहीं हो सकता, बिना जीते हारे शांति नहीं हो सकता। और ये वो बंदा रहा जो ईगो को पीछे करके अपना देश के बारे में सोचा।
वुडरो विल्सन। कहानी का तो बहुत कुछ कहने का है, ठीक है। वुडरो विल्सन के बारे में बोला जाए तो बहुत कुछ है जानने के बारे में, लेकिन उतना सब कुछ डिटेल से नहीं हो पाएगा। साथ ही इन्होंने घोषणा की युद्ध को रोकने के लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना करना जरूरी है। लीग ऑफ नेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है वुडरो विल्सन का। वुडरो विल्सन सेकंड राजनीतिक काल में, या माने तो स्टार्टिंग से वुडरो विल्सन जो है लीग ऑफ नेशन के पूर्ण रूप से पक्षधर व्यक्ति थे। लीग ऑफ नेशन क्या है? लीग ऑफ नेशन उनका एक ऐसा सोच था कि एक ऐसी संस्था बनाया जाए पूरा विश्व भर में जो कि सबको कंट्रोल करे, जो सबको कंट्रोल करे, ठीक है। मतलब किसी प्रकार का वो युद्ध हो तो उस होने से पहले ही उसको कंट्रोल कर ले। वही था लीग ऑफ नेशन, एक संस्था था। तो उसको जोर दे रहे थे कि वुडरो विल्सन वो वाला चीज को बनाया जाए, लीग ऑफ नेशन को बनाया जाए, जिससे कि किसी तरह का झगड़ा झड़प ये सब ना देखने को मिले, ठीक है। तो इन्हीं के ऊपर जोर रहता है और इनके आगे चल के हम लोग देखेंगे 14 सूत्री प्रस्तावित किया जाता है वुडरो विल्सन के द्वारा जब ये पेरिस जाते हैं तो। और क्या होता है कि 14 में से 7-8 गो को वो त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं, सिर्फ बशर्ते ये कि आप लोग राष्ट्र संघ को स्वीकार कर लो। तो राष्ट्र संघ का वैल्यू 14 सूत्री में राष्ट्र संघ का वैल्यू सबसे ज्यादा था, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हैं। लीग ऑफ नेशन अभी है कि नहीं, आप लोग एक बार देख के कमेंट कीजिए। दुर्भाग्य से जर्मनी विल्सन की उदार नीति को समझ नहीं पाया। जर्मनी जो है ना, जर्मनी ऐसे लिखा था, जर्मनी ऐसे। यहाँ पे हमको लगता है कि सब जगह जर्मनी का आंसर गलत लिखा हुआ है। स्पेलिंग तो हमको लगता है बहुत ज्यादा भी गलत होगा। आप लोग एक बार मिला लीजिएगा, कुछ कुछ जहाँ गलती होता है एक बार कमेंट कर देना, ठीक है। तो उसको ध्यान दे देंगे थोड़ा सा। तो जर्मनी उसका उदार नीति को समझ नहीं पाया, क्योंकि आपको पता होगा जर्मनी ही, एक साइड जर्मनी और एक साइड फ्रांस, यही दोनों मिलके कांड कर रहा था, ठीक है। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो जर्मनी ये सब नहीं चाहता था। जर्मनी बोलता था कि नहीं नहीं भैया, शांति वांति जाए बोरा में, हमको युद्ध चाहिए और युद्ध से ही सबको दिखा देंगे कि हम कौन चीज है। तो ये पट्टी आपको पता होगा, मित्र राष्ट्र और अपोजिट कौन था आपको पता होगा। एक साइड सबसे ताकतवर ताकतवर बंदा है और एक साइड जर्मनी अकेले उसमें ताकतवर है, बाकी सब छोटा मोटा देश सब इसमें भिड़ा हुआ है। आप लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़िएगा तब पता चलेगा कि दोनों में कौन कौन था। तो दुर्भाग्य से जर्मनी, ये सब नहीं भी होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेक्सास, जर्मनी की बातों का पता चला जिसे टेक्सास, न्यू मैक्सिको और अरिजोना का लाभ दे। अच्छा, तो देखिए कुछ कुछ जगह था अमेरिका में, अमेरिका का इतिहास हम जब पढ़ा रहे थे आपको टेक्सास के बारे में बताए थे। टेक्सास बताए थे कि टेक्सास, जब इसका सवाल उत्पन्न हो जाता है आपका जाके वेनेजुएला का, ठीक है, तो तभी सवाल उत्पन्न होता है। तो स्पेन अधिकार कर लेता है उसके ऊपर, नहीं टेक्सास को दे दिया जाता है, स्पेन को, ठीक है। स्पेन अधिकार में रहता है टेक्सास का, टेक्सास अधिकार में रहता है स्पेन का, सॉरी क्या क्या बोल रहे हैं हड़बड़ी में। टेक्सास अधिकार में रहता है स्पेन का। तो पहले ये बात को हम बता चुके हैं। और वहां पे सब क्या किया जा रहा था, वहां पे किया जा रहा था जर्मनी के द्वारा उग्र व्यवहार वहां किया जा रहा था। वहां पे मतलब कि सेना तैयार करके वहां पे रखा जा रहा था ताकि अमेरिका को कंट्रोल किया जा सके। तो इसके खिलाफ में युद्ध भड़काया गया, अमेरिका के खिलाफ युद्ध भड़काया गया, ऐसा कहा जाता। तो 1917 को विल्सन अमेरिका कांग्रेस से जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई। अब देखिए, अब क्या हुआ कि अब अमेरिका पूर्ण रूप से परेशान हो गया था। एक बोले पहले ही हम बता चुके हैं कि एक तो जहाज वाला कहानी था, जर्मनी अपना युद्धपोत से उड़ा दिया था, जिसमें कि अमेरिकी वासी लोग भी निवास कर रहे किए हुए थे उसमें। तो तभी तो ये बोल के चुप करा दिया गया कि अच्छा ठीक है हम इसमें कुछ काम करते हैं। लेकिन आगे चल के जब अमेरिका के टेरिटरी में ही, न्यू मैक्सिको, एरिजोना, टेक्सास, ये सब के टेरिटरी में जब उग्रवादी संगठन लोग आने लगा यहाँ पे, जो कि जर्मनी का उसमें हाथ था, तो ये वाला सुन के अमेरिका खुश नहीं हुआ। अमेरिका का वुडरो विल्सन बोला कि अब जो है युद्ध जरूरी है, क्योंकि युद्ध, शांति के लिए युद्ध जरूरी है। जिस प्रकार हम लोग महाभारत देखते हैं, महाभारत में क्या हुआ था, महाभारत भी श्री कृष्ण जो है शांति के लिए युद्ध को चूज करते हैं। उसी तरह वुडरो विल्सन भी जो है शांति के लिए युद्ध को चूज करते हैं। यहाँ तुलना नहीं कर रहे भाई, कुछ हिंदू भाई बोलने लगेंगे कि तुलना कर रहे हैं, यहाँ पे तुलना वुलना नहीं कर रहे हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल मैन। थोड़ा समझना है इस सब बात को। आदमी लोग जो बोलता है सबका बात पे भरोसा नहीं करना, संप्रदायवाद नहीं बनना ज्यादा, ठीक है। एग्जाम्पल में है ये सब चीज, नहीं तो पता चला कि इसको वायरल कर दिया गया यार, ये बोल दिया गया कि कृष्ण का तुलना किया जा रहा है, नहीं, ठीक है। तो कभी कभी शांति के लिए, बस मेरा मतलब ये है कि कभी कभी शांति के लिए युद्ध जरूरी है। जो शांतिवान व्यक्ति है, ये जरूरी नहीं है कि वो युद्ध को नहीं
कभी कर सकता, युद्ध पसंद नहीं कर सकता, ठीक है। जरूरत पड़ने पर वो भी युद्ध करने के लिए रेडी रहेगा। तो उसी तरह अमेरिका भी रेडी हो जाता है, बोलता है क्या कि अब गणतंत्र को बचाने के लिए अब युद्ध करना जरूरी है। और आपको पता होगा कि जेफरसन जब हम बता रहे थे, तो जेफरसन का सबसे ज्यादा जोर इसी पे था, रिपब्लिकन और डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र और गणतंत्र के पक्ष में ही पूरा का पूरा जेफरसन का हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या कहानी था उनका। तो वुड्रो विल्सन भी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए युद्ध बहुत जरूरी समझा उसने, और युद्ध किया भी। हम लोग देखते हैं अमेरिका भी युद्ध में एंट्री करता है, और अमेरिका का यह मानना था कि ये युद्ध के बाद ही शांति को स्थापना किया जा सकता है। इसको उसने वार टू एंड द वार कहा है। ये देखिए, उसने वार टू एंड द वार मतलब एक युद्ध और इस युद्ध को खत्म करने के लिए, ठीक है। ये सब बात अपना कोटेशन को अपना आंसर सब में जोड़ देना कहीं ना कहीं, और लास्ट में हम बताते हैं कि क्या क्या करना है। उसके बाद देखिए पेरिस शांति सम्मेलन में क्या हुआ, और न्याय के आधार पर नए विश्व को बनाना था। इन्होंने अपने सैनिक एवं सेना के अधिकारियों को प्रभावी इस्तेमाल किया। 1917 को भी इस्तेमाल किया, जिसमें अमेरिका सेना फ्रांस तक पहुंची और युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई। ये वाला कहानी है आपका जाके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, तो इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। आंसर मेरा बहुत बड़ा है, 13 पेज का आंसर है, ठीक है। लेकिन आपको इसमें 6-7 पेज ही लिखना है, और वो क्या लिखना है, जब पूरा का पूरा आपको लगभग 40-50 मिनट वीडियो आप लोग यदि सुन लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि लिखना क्या है। ऊपर से हम ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे ही देंगे। टेलीग्राम आपको मिल जाएगा नीचे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, वहां से जाके जुड़ जाना है और वहां से डाउनलोड कर लेना है इसको, और उसके बाद अपने मन से लिख देना जो लिखना है। उसका देखिए राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन का शांति की घोषणा, ठीक है। अब देखिए अमेरिका से वुड्रो विल्सन जाते हैं शांति का गुहार करने के लिए पेरिस, क्योंकि पेरिस में बहुत पहले ही सम्मेलन हो चुका था। पेरिस एक ऐसा गढ़ बना हुआ था जिसके, ये भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, अभी आप लोग का सिलेबस में नहीं है। एक क्वेश्चन और होता है कि पेरिस में ही संपन्न क्यों हुआ। ये जो शांति सम्मेलन हुआ, वर्साई की संधि जिसमें जिसका एक हिस्सा था, वो पेरिस में ही संपन्न क्यों हुआ, इसका एक अलग कहानी है, उसमें हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे। इसीलिए हम किसी टॉपिक में घुसते हैं ना, तो मन करता है सभी टॉपिक को लेते लपेटते हुए चले, लेकिन अभी हम लोग को वक्त उतना इजाजत नहीं दे रहा है, ठीक है। तो वो वाला कभी हम लोग और डिस्कस करेंगे उसके ऊपर, पेरिस में ही क्यों हुआ। तो राष्ट्रपति विल्सन युद्ध को यथाशीघ्र समाप्त करने चाहते थे और विश्व को शांति का पाठ पढ़ाना चाहते थे, ठीक है। उनको मानना था कि सभी को न्याय का हक मिलना चाहिए, सभी व्यक्ति को न्याय के साथ, शांति के साथ, आदर्श के साथ। ये एक बहुत आदर्श व्यक्ति है, ठीक है, आदर्शवादी व्यक्ति बहुत ज्यादा। ये उस आदर्शवादी व्यक्ति क्या होता है, आप इस तरह समझिए आदर्शवादी व्यक्ति क्या होता है। यदि मान लीजिए कि आप गए कॉलेज में फी कटाने के लिए, ठीक है, या फिर दुकान के माध्यम से समझिए, आप एक दुकान में गए, दुकान में एक आधा किलो आलू लिए, आलू का दाम 1 किलो आलू का दाम 20 रुपया, ठीक है। आप उसको 50 रुपया दिए, ठीक है। घूमना चाहिए 30 रुपया, वो आपको 40 रुपया घुमा दिया, 40 रुपया घुमा दिया। और आप क्या किए, एक एक व्यक्ति वैसा होता है जो कि ये 10 रुपया देख लिया कि हमको एक्स्ट्रा घुमाया, वो घर लेके आ जाता है, एक व्यक्ति वो है। और एक व्यक्ति वो है जो 10 रुपया घुमा दिया और वो क्या करता है, घूम के जाके 10 रुपया दे देता है जाके दुकानदार को। तो इस तरह का व्यक्ति को बोलते हैं आदर्शवादी व्यक्ति। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इस तरह का व्यक्ति को हम लोग आदर्शवादी व्यक्ति बोल सकते हैं कि आदर्शवादी व्यक्ति है वो। वैसे आदर्शवादी व्यक्ति का ये डेफिनेशन नहीं है, लेकिन एक तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि वैसा व्यक्ति ही आदर्शवादी व्यक्ति हो सकता है। इस घोषणा का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्र संघ की स्थापना करना। राष्ट्र संघ के बारे में पहले बता दिया, दोबारा बताना नहीं होगा। एक ऐसा संस्था, एक ऐसा संगठन जिसमें सभी देश का प्रभुत्व रहे और फिर वो लोग शांति को स्थापित करें, सब एक दूसरे के ऊपर लगाम लगाए, बेसिकली मतलब ये है। इस क्रम में राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने विश्व शांति के लिए 14 सूत्र प्रस्तावित किया। क्या क्या प्रस्तावित किया ये सब जानना नहीं है, जिसमें एक बात है, दो बात हम बताते हैं। दो बात, सबसे बड़ा बात क्या है कि विश्व जो है शांति को अडॉप्ट करेगा। 14 सूत्री में सबसे पहला बात है कि शांति को सबको अडॉप्ट करेगा, सभी जगह शांति शांति रहेगा। और उसमें से दूसरा सबसे बड़ा बात है कि राष्ट्र संघ का स्थापना किया जाए, ठीक है। ये 14 सूत्री को हम भी पढ़ना चाहें कि क्या क्या है नहीं है, तो हमको वैसे मिला नहीं, हमको बस यही दोनों मिला और यही दोनों काफी है, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। और 5 इंटरप्रिटेशन का भी इसने स्थापना किया, उदारवाद, लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, आत्मनिर्भर राष्ट्र संघ। मतलब कि एक देश को किस कदर अच्छा किया जा सकता है, वुड्रो विल्सन के द्वारा सब काम वो किया गया। एक देश ही नहीं, पूरा विश्व को किस तरह
आगे प्रगति के राह पे ले जाया जा सकता है। प्रगति तभी आएगा जब पूरा का पूरा समाज में समानता आएगा, सबको समान अवसर प्राप्त होगा, सबके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, सबको समान जो है किसी भी कार्य करने के लिए समान अपॉर्चुनिटी मिले, तो तब ये शांति स्थापित हो सकता है और तब ये जो है एक आदर्श राष्ट्र की स्थापना हो सकता है। तो ये खैर ये आदर्श राष्ट्र का तो डेफिनेशन है, अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग पॉलिटिकल साइंटिस्ट अलग अलग देते हैं। तो आदर्श राष्ट्र क्या है, ये बात तो हमको अभी तक समझ नहीं आया, सबका अलग अलग मत है इसमें। खैर, प्रथम विश्व युद्ध का समाप्ति एवं विल्सन नीति, ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वुड्रो विल्सन, WW का मतलब वुड्रो विल्सन है, ठीक है। वुड्रो विल्सन, कहीं कहीं WW का मतलब वर्ल्ड वार भी होगा, लेकिन हम जहां जहां लिखे हैं उसका मतलब वुड्रो विल्सन है। संसार का सबसे महान लोकप्रिय नेता बनकर उभरा, अमेरिका ने युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई निभाई थी, इसलिए राष्ट्रपति विल्सन का कद और भी बढ़ ऊंचा हो गया था। अमेरिका, आपको पता ही होगा कि अमेरिका जब एंट्री किया युद्ध में तो काया पलट हो गया पूरा का पूरा वर्ल्ड वार का। अमेरिका इंटर किया, फर्स्ट वर्ल्ड वार का दशा ही बदल गया, ठीक है। इसीलिए उसके बाद इसीलिए वुड्रो विल्सन एक बहुत बड़ा नेता बनकर सबके सामने आ गया। हेरोल्ड निकोलसन के अनुसार विल्सन संघ को शांति देने वाला पैगंबर मानता था। शांति का पैगंबर, ये वाला वर्ड का आप लोग और भी कई कई जगह यूज कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन का आंसर लिखने में। शांति का पैगंबर के रूप में आप लोग वुड्रो विल्सन को लिख सकते हैं, या तो भूमिका में या तो निष्कर्ष में, कहीं भी, ठीक है। कल्पना को दार्शनिक राज स्थापित करना चाहता था, हारे एवं जीते सभी देश उनके शांति स्थापना की आशा कर रहे थे। चलिए अब कहानी सुनते हैं, जो लिखा हुआ है वो तो बाद की बात है। वुड्रो विल्सन कहां से गया? अमेरिका से गया, इंग्लैंड। अमेरिका से ये महासागर पार करके गया इंग्लैंड, इंग्लैंड नहीं गया, सॉरी, फ्रांस गया, फ्रांस का पेरिस गया वो, ठीक है। इंग्लैंड भी नहीं गया, पेरिस गया। क्यों गया वो उसका अलग कहानी है। तो इसमें ये कहा जाता है, आलोचना अब हम इसका कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला कहानी खत्म हो गया वुड्रो विल्सन। अब देखिए और क्या क्या पेज है, ये वाला देखिए। अब इतना ही थोड़ा मोड़ा है जिसको कि हम बोल के ही समझा देते हैं। इसको समझाने के लिए कहे कि आपको ये सब याद होना पड़ेगा। क्या याद होना पड़ेगा? ये वाला लाइन। तो पेरिस में जिस उद्देश्य से राष्ट्रपति विल्सन गए थे वह उनके लिए आसान नहीं था। अब देखिए कैसे आसान होगा, एक ऐसा युद्ध हो रहा है जो जिसका के समर्थन वुड्रो विल्सन नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वो हो गया। अब शांति सम्मेलन करने के लिए वो जा रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल वाला बात है ये रहा होगा। और याद क्या करने का चीज है? याद करने का चीज है प्रधानमंत्री सब। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, फ्रांस का प्रधानमंत्री क्लीमेंसू, इटली का प्रधानमंत्री ऑरलैंडो। अब बहुत से सातिर, स्वार्थी और जिद्दी था। मतलब ये तीनों का नाम याद रखना, लॉयड जॉर्ज, क्लीमेंसू और ऑरलैंडो। इटली का तो याद ही हो जाएगा ऑरलैंडो, का कि मस्त, हम जब पढ़े तो बड़ा मस्त लगा था हमको ऑरलैंडो, ठीक है। तो ये सब याद रखना। ये सब के बारे में बोला जाता है कि ये सब बहुत स्वार्थी थे, ये लोग साम्राज्यवादी थे, अपना हित देख रहे थे, अपने आप को, अपना देश को मजबूत करना ये लोग चाह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका खड़ा था। अमेरिका सब दुनिया को, सब देश को एक साथ लेके चलने का बात कर रहा था कि नहीं, सबको समान अधिकार मिलेगा, सबको समान अवसर दिया जाएगा, ठीक है। और ये वाला बात बहुत हद तक सफल नहीं हुआ, लास्ट में हम आलोचना में देखेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति विल्सन छल प्रपंच से बहुत दूर थे, ये सब तो ठीक है। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान इत्यादि देशों से क्षतिपूर्ति समस्या के अलावा अन्य मामलों पर अधिकांश वार्ता में वो चुप्पी साधे हुआ था, कि सबके लिए क्या क्या किया जाए पता नहीं था, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का बेसिकली मतलब ये है कि वो वहां से वहां गया, अमेरिका से गया, पेरिस गया, फ्रांस गया। अब फ्रांस में एक साइड अमेरिका था जो कि शांति का बात करता था, एक साइड बहुत तरह तरह का प्रधानमंत्री ऑरलैंडो, जिसमें कि एक है तो उन सब के द्वारा शांति समझौता किया गया। ये लोग नहीं चाहते थे, ये वो चाहते थे, बस इतना ही लिखना है इसमें, ठीक है। उसके बाद आलोचना में बहुत तरह तरह का आलोचना हम लोग इसका कर सकते हैं। जैसे कि आलोचना को हम बोल के समझा देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन रहा है। आलोचना में सबसे पहला आलोचना ये है कि कहा जाता है कि वुड्रो विल्सन को यहाँ नहीं जाना चाहिए था। वुड्रो विल्सन को अमेरिका से ही पत्र भेजकर प्रस्तावित कर देना चाहिए था, पत्र भेज से कहीं बात करना चाहिए था, क्योंकि वैसा स्थिति के लायक वो था नहीं। एक साइड फ्रांस देख लीजिए, कट्टर विरोधी जर्मनी का, एक साइड इंग्लैंड है, तो उन सब के साथ वुड्रो विल्सन कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे थे। वो सब एक तरफ चाहते थे कि मेरा देश फले फूले, मेरा देश बड़ा हो जाए, और दूसरी तरफ अमेरिका चाहते थे कि सबका देश वैसा रहे, ठीक है। तो बहुत बड़ा अंतर एक रहा जो कि आलोचना का कारण बना, दूसरी आलोचना यह थी कि उसने अमेरिका जनता को समझना प्राप्त नहीं था। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है इसका आलोचना में
कि ये चीज तो हो गया, पेरिस में संपन्न हो गया। पेरिस में वारसाई की संधि उसका एक हिस्सा है, ठीक है। 1919 में जो हुआ वो एक हिस्सा है। पेरिस की संधि में टोटल 4 संधियां हुई, और एक संधि में ये कहा गया कि सभी व्यक्ति, सभी देश जो है, सभी देश गुप्त गुप्त रूप से संधि नहीं करेगा, सब एकदम सबके सामने करेगा। इंडिविजुअल सब एक दूसरे से नहीं करेगा, जो भी वार्ता होगा, जो भी बात होगा, सबके सामने किया जाएगा। सबको उसको एक्सेप्ट करना होगा, सबको उसको रजामंदी देना होगा उस चीज के। ये नहीं कि आप अगल बगल जो है कहीं है, अगल बगल वाला लोग जो है अपने आप को एक कर लिया, जैसे कि फ्रांस और इटली आपस में समझौता कर लिया, और फ्रांस बोला क्या कि इटली में जब कुछ होगा हम तुम्हारा मदद करेंगे, तुम मेरा मदद करेगा, ठीक है। ऐसा बात उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक सभा बैठाया जाएगा जिसमें कि सभी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, उसके बाद वार्ता होगा कि क्या किया जाए नहीं किया जाए। ऐसा नहीं है कि दो देश का प्रधानमंत्री जाए और दो देश का प्रधानमंत्री डिसीजन करके आ जाए कि ये भैया हम लोग का वार्ता हो गया, नहीं। तो ये चीज है आलोचना। और आलोचना में सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये अमेरिका वापस जाते हैं तो अमेरिका में ये फिर ये अपना मत खो देते हैं, इसकी सरकार अपना मत खो देती है। वहां का जनता लोग इससे बहुत परेशान हो जाते हैं। परेशान का मतलब ये है कि जनता लोग इससे नाखुश हो जाते हैं, क्योंकि अमेरिका का जब हम इतिहास आपको स्टार्टिंग से बता रहे हैं, तो अमेरिका एक ऐसा देश बनना चाह रहा है जो कि पूरा का पूरा विश्व में गर्वान्वित महसूस करे, पूरा का पूरा देश उसके ऊपर सर उठा के देखे, जब भी अमेरिका को देखे तो सर उठा के देखे। वहां का देश लोग ऐसा चाह रहा है, और ऊपर से वुडरो विल्सन ऐसा काम करके आए जो कि वहां का देशवासी लोग को नहीं पसंद था। शांति किसको पसंद था? शांति अधिकतर कोई को नहीं है पसंद होता, ठीक है। शांति अधिकतर कोई को शांति पसंद नहीं होता, चाहता है क्या कि हम जो है थोड़ा एटीट्यूड में रहे, हम थोड़ा वो मतलब कि एक जब हमको कोई मारे तो चार जब बदले में हम मार दे, तो उस टाइप का सबका विचार रहता है। बहुत हद तक ठीक भी है, कोई दिक्कत नहीं है। जब फालतू का मार देगा तो फिर उसको चुम्मा थोड़े लिया जाएगा, ठीक है। चलिए उधर खैर अलग। अब ऐसे युद्ध कभी ना हो, मतलब कि ये बात तो बहुत बार बार कह चुके हैं कि महासंघ का स्थापना करना चाहता था, जिसके कारण कि ऐसा युद्ध फिर दोबारा देखने को ना मिले। तो आलोचना आपका वैसे इस बार का है नहीं, इसीलिए आप लोग आलोचना को स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। उपयुक्त तथ्यों के सूक्ष्म अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन युद्ध एवं दबाव से विश्व में अपनी धाक नहीं जमाना चाहते थे। तो हम लोग उतना देर से देखे ही अमेरिका, अब वुड्रो विल्सन का क्या व्यक्तित्व रहा है। वो तो 10 रुपया घुमाने वाला व्यक्ति रहा है। अगर 10 रुपया उसको एक्स्ट्रा मिल जाता है तो दुकान घूम के वापस जाता है, फिर 10 रुपया उसको देता है। तो ऐसा व्यक्ति तो छल कपट से शांति तो नहीं स्थापित करना चाहता होगा, ठीक है। तो वो शांति के पैगंबर थे और शांति को कायम करना चाहते थे। राष्ट्रसंघ की स्थापना इस सोच का अनूठा उदाहरण था। क्या था राष्ट्रसंघ? नहीं था, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया सबको। सत्य है कि वे अपने लक्षणों की पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाया एवं आलोचना के भी शिकार हुए। क्या आलोचना था, ये बात हम लोग भी कर लिए। एक इसी तरह से एक निष्कर्ष रेडी होता है, ठीक है। परंतु तत्कालीन परिस्थिति में दुनिया का आदर्श और शांति का संदेश देने में सफल रहे, जो आज भी प्रशंसनीय और प्रासंगिक प्रतीत होता है। वुड्रो विल्सन का शांति का जो प्रस्ताव था, शांति हमेशा अच्छा माध्यम होता है, हमेशा शांति अच्छा माध्यम होता है एक युद्ध के तुलना में। युद्ध में बहुत घाटा है, राज्य को, देश को, जनता को, आर्थिक व्यवस्था को, राजनीति को घाटा ही घाटा है, ठीक है। इधर शांति में देखेंगे तो शांति में तो शांति है, शांति में क्या घाटा होगा। सब इंसान तो शांति रहना चाहता है, लेकिन पता नहीं आगे जाके काहे ऐसा हो जाता है। इस महानतम कार्य के लिए उन्होंने 1919 शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, जो उनके जनहित की कृति को पुष्ट करता है। ये बात हमको स्टार्टिंग में बताना चाहिए था आप लोग को, ताकि और आप लोग का जोश जगता कि अरे तरीके 1919 में नोबेल मिला है इसको, ठीक है। तो हाँ, 1919 में सच में इसको नोबेल इनको मिला है। ऐसा ऐसा काम ही कर दिया, देख रहे हो, नोबेल मिल गया। और नोबेल को ऐसा वैसा अवार्ड नहीं है। नोबेल के बारे में भी आप लोग पढ़िएगा कि कब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, क्यों दिया जाता है, कितने क्षेत्र में दिया जाता है, किसको पहले मिला, किसको किसको मिला है। किसको किसको मिला है का मतलब सबसे पहला वाला याद रख लेना कि किसको किसको मिला है। 5 क्षेत्र में, ठीक है, 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा हो गया एक, कोई बात नहीं, देख लेना किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, कब से दिया जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज का आपको लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा। आप लोग जरूर एक बार फीडबैक दीजिएगा कि कैसा रहा नहीं रहा। 44 मिनट अभी तक हो चुका है। जो भी स्टार्टिंग से लास्ट तक लेक्चर को बहुत आराम से सुने होंगे, या फिर अगर कहीं दिक्कत अगर या पहला बार में यदि आ रहा था
तो आप लोग वीडियो को स्लो करके देखिए। स्टार्टिंग में ये सब बोलना चाहिए था। यदि अभी तक यदि आप लोग, हमको उम्मीद तो नहीं है कि आप लोग इतना देर तक भी वीडियो देखोगे, ठीक है। 40-45 मिनट कोई भी नहीं देना चाहता है एक अच्छा कंटेंट में। तो यदि अभी तक यदि वीडियो में आप लोग बने हुए, तो एक बार फीडबैक जरूर देके जाना कि किस तरह का वीडियो लगा, नहीं लगा, जिससे कि हमको भी थोड़ा मोड़ा पता चलते रहेगा कि कैसा रहा, नहीं रहा पूरा का पूरा आज का लेक्चर। एक बार फीडबैक लाइक या डिसलाइक करके बता देना कैसा रहा, नहीं रहा, और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। बोर्ड में बताते हैं ना, बोर्ड में देखिए, बोर्ड में हम अच्छा तरीका से समझा सकते हैं। बोर्ड में हम अभी जैसा समझा उससे ज्यादा अच्छे वे में हम बोर्ड में समझा सकते हैं। लेकिन बोर्ड में एक ही बार में इतना कुछ नहीं समझा सकते जितना कुछ यहाँ समझा सकते हैं। क्योंकि एक बार हम जब किसी गहराई, मतलब कि एक बार जब बताना स्टार्ट करते हैं तो फिर सब कुछ बताने का मन करता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, हम इधर उधर भाग ही नहीं सकते, इधर उधर नहीं जाएंगे हम। तो इसीलिए हम सोचे क्या कि यहाँ पे ही हम लोग इसको करते हैं। बोर्ड से डिस्कस करने से अच्छा यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है आप लोग के पास। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जो है अच्छा से सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग का 19 तारीख होने से पहले ट्राई करेंगे खत्म करने का। लेकिन इस चैनल के ऊपर ही पूरा तरह से डिपेंड नहीं रहना है, ये बात हम बता दिए। ये नहीं कि आप पूरा तरह से डिपेंड इसी पे हो जाओ और फिर बाद में बोलो क्या कि सर आप कराए नहीं, भैया आप कराए नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, अपना भी मेहनत करते रहना है, ठीक है। क्योंकि 12-15 दिन पहले कोई दूसरा कोई आपको पढ़ा नहीं पाएगा, ये बात ध्यान रखना। हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके उतना कवर कर देने का आप लोग का। कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। और एक बात सोचे थे स्टार्टिंग में ही बताएंगे लेकिन भूल गए थे। जो भी कमेंट, जो न्यू स्टूडेंट जो कमेंट कर रहे हैं टेलीग्राम पे, जो भी कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो कमेंट कर रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, तो वो लोग थोड़ा सा प्लीज वेट कर लीजिए थोड़ा सा। अभी पार्ट 3 का एग्जाम होने वाला है, पार्ट 3 का एग्जाम होने वाला है। तो उन लोग का ऊपर फोकस अभी हम किए हुए हैं, उन लोग को थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि अचानक ही उन लोग का एग्जाम दे दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग जो भी कमेंट कर रहे हैं, हम सब क्वेश्चन देख लिए हैं। एक तुर्क आक्रमण के ऊपर है, एक दो स्टुअर्ट वंश के ऊपर है। तो एक देखिए, एक मिडावल इंडिया क्वेश्चन है, एक हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड से क्वेश्चन है। इन लोग को रेडी करने में, और आप लोग नोट्स मांग रहे हैं। मेन दिक्कत नोट्स का, समझाने में दिक्कत नहीं है, समझाने में आराम से हम समझा सकते हैं। लेकिन मेन दिक्कत आप लोग बोलते हैं नोट्स दीजिए, और बगल में आप लोग क्वेश्चन में नंबर भी लिख दिए हैं कि 20 नंबर का आएगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग, और खुद से ट्राई कीजिएगा तो एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए। हालांकि एगो के द्वारा बोला गया कि खुद से ट्राई कर चुके, नहीं हो रहा। तो हम तो आपका आंसर रेडी कर चुके हैं, लेकिन उसके लिए वक्त नहीं मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा दिन वेट कीजिए, आपको कर देंगे जरूर से। तो आज का वीडियो का लेक्चर कैसा रहा ये आपको बताना है। बहुत ज्यादा टाइम हो गया, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा मेरा ये लेक्चर। बस इसी तरह पढ़ते रहना है और सब कुछ हो जाएगा, टेंशन नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद।